आज हम आपके सामने एक उदाहरण लिखे हैं। पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। यहाँ पर एक समीकरण युग्म दिया है, तो इसको हल करने से पहले आइए हम पिछली कक्षा में जो पढ़ाए थे उसका रिवीजन कर देते हैं। आपको ग्राफ खींचना बताया था, तो हमने बताया था किसी रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ तीन प्रकार से खींचा जा सकता है। एक प्रतिच्छेदी रेखाओं का ग्राफ होता है, दूसरा समांतर रेखाओं का ग्राफ होता है और तीसरा संपाती रेखाओं का ग्राफ होता है। इसको हमने न्यूमेरिकली बाय फार्मूले के द्वारा भी बताया था कि जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो तो वो दोनों समीकरण प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करते हैं और उनका केवल और केवल एक हल होता है। और जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के, तो वो दोनों समीकरण समांतर रेखाएं प्रदर्शित करते हैं और उनका कोई हल नहीं होता है। और तीसरी कंडीशन थी a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। जब तीनों बराबर होते हैं तो वो समीकरण संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं और उनका अनंत हल होता है, अनेक हल हो। इस प्रकार हम जो है इस समीकरण को हल करते हैं। इसमें कह रहे हैं P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? केवल और केवल एक हल। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है? केवल और केवल, चाहे बोलो केवल और केवल एक हल, चाहे बोलो अद्वितीय हल, दोनों एक ही बात होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस समीकरण को पहले लिख लेते हैं। दिया है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम जो है a1 का मान लिखते हैं, तो x का गुणांक ही a1 कहलाता है, a1 इज इक्वल टू 4, y का गुणांक b1 कहलाता है, b1 इज इक्वल टू p, और जो अचर पद होता है उसे c1 कहते हैं, c1 का मान क्या है? a। दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है उसे a2 कहते हैं, a2 का मान 2 है, y का गुणांक जो है वो 2 है और c2 इज इक्वल टू 2 है। अब a1 बटे a2 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 से काट दो 2 आएगा। b1 बटे b2 का मान क्या हो जाएगा? p बटे 2। c1 बटे c2 का मान क्या हो जाएगा? 8 बटे 2, सरल करेंगे तो कितना आएगा? 4। अब चूंकि इसमें कह रहा है एक अद्वितीय हल होगा, चूंकि समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, इसलिए अद्वितीय हल में क्या होता है? a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। वैल्यू रख दीजिए। a1 बटे a2 की वैल्यू क्या है? 2 है और नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 की वैल्यू क्या है? p बटे 2 है। भाग दे दीजिए इसका, यहाँ देख रहे हैं इसके बटे कुछ नहीं थे, तिरछा गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4 नॉट इक्वल टू p या p नॉट इक्वल टू 4। अतः 4 को छोड़कर 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अगला एग्जाम्पल है कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समीकरण दिया है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0, 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0। हल में सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो दिया गया समीकरण है उसको लिख देते हैं। दिए गए समीकरण युग्म कौन से हैं? kx प्लस 3y माइनस ब्रैकेट में k माइनस 3 इक्वल टू 0, 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0। यहाँ पर हम a1 बराबर k लिख लेते हैं, b1 बराबर 3 लिख लेते हैं, c1 बराबर माइनस k माइनस
3 लिख देते हैं। A2 का मान क्या है 12 है, B2 का मान क्या है K है और C2 का मान क्या है -K है। अभी हम आपको बताए थे समीकरण के जो 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार से ग्राफ खींचे जाते हैं, उसमें से तीसरा प्रकार है समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसलिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इस प्रकार से a1 का मान k, a2 का मान 12, k बटे 12 बराबर b1 का मान 3 और b2 का मान k, c1 का मान माइनस k माइनस 3 और बटे माइनस k। अब इसमें से क्या करते हैं हम, 3 पद बराबर हैं तो इसमें हम 2-2 करके हल कर लेते हैं। प्रथम 2 भाग लेने पर k बटा 12 इक्वल टू 3 बटा k, गुणा कर देंगे तिरछा, k और k का गुणा क्या हो जाएगा k स्क्वायर, 12 और 3 का गुणा हो जाएगा 36 और k स्क्वायर बराबर 36 है तो k बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 36 हो जाएगा। तो 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 होता है, अर्थात k का मान प्लस माइनस 6 हो जाएगा। और अंतिम 2 भाग लेने पर 3k बटा बराबर माइनस k माइनस 3 बटे माइनस k, हम माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तिरछा गुणा कर दीजिए, 3k बराबर k और k माइनस 3, k का गुणा करेंगे ब्रैकेट में k स्क्वायर माइनस 3k, ये 3k प्लस में है, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3k क्या हो जाएगा -6k और बाई साइड में क्या बचेगा 0, या इसको हम पहले लिख लेते हैं k स्क्वायर माइनस 6k बराबर 0, k कॉमन ले लीजिए, k इंटू k माइनस 6 बराबर 0। अब जैसे हम द्विघात समीकरण हल करते हैं, यदि k बराबर 0 तथा यदि k माइनस 6 बराबर 0 तो k बराबर 6। अब यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस माइनस 6 आया, यहाँ k का मान 6 आया है, तो यहाँ पर जो दोनों में आया है k बराबर 6, वही हम क्या करेंगे, अतः k बराबर 6 के लिए दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। k बराबर 0 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जब हम प्रथम 2 कंडीशन लेते हैं k बराबर 0 की तो ये सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि k का मान जब यहाँ 0 रखोगे तो जब k का मान 0 रखोगे तो 0 बटा 12 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ 3 बटा जब 0 करोगे तो इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर वह परिभाषित नहीं होता है, इसे हम अनंत कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 कभी अनंत के बराबर नहीं हो सकता, अर्थात k बराबर 0 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, इसलिए k बराबर 6 ही हमारा आंसर होगा, जिसके लिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अनेक हल होगा। k के किस मान के लिए समीकरण युग्म के निम्न समीकरण युग्म के, देखो जो कुछ देर पहले लिखा गया था उसमें रिपीट हो गया था, इसलिए इसको मैंने सही कर दिया है। k के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, k के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। समीकरण क्या दिया है 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण है kx प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। हल में क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है, इसी को दोनों को उतार लेते हैं, यहाँ से x और y के गुणांकों की तुलना कर लेते हैं। यहाँ a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू -4, c1 इक्वल टू 7, a2 इक्वल टू k और b2 इक्वल टू y का गुणांक जो है वो 3 है और c2 का मान क्या है -5 है। अब इसमें कह रहा है युग्म का कोई हल नहीं होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था जब कोई हल नहीं होता है तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। समांतर में क्या कंडीशन होती है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। मान रख देते हैं, a1 का मान 3 है, a2 का मान क्या है k है, b1 का मान -4 है, b2 का मान क्या है 3 है। प्रथम 2 भाग ले लेते हैं, तो प्रथम 2 भाग लेने पर 3 बटा k बराबर -4 बटा 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका तिरछा गुणा कर लेंगे, 3 तिरिका 9 और 4 का गुणा करेंगे k में तो -4k हो जाएगा, तो 9 बटे -4 इक्वल टू k, या इसको हम पहले लिख लेते हैं तो यह k बराबर -9 बटा 4। अतः हम क्या कह सकते हैं कि k बराबर -9 बटा 4 के लिए दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें जो है अंतिम 2 भाग ले लिया जाए, तो अंतिम 2 भाग लेने की जरूरत नहीं है, इसमें आपने एक मान दिखा दिया, यही कारण।